नमस्कार दोस्तों। आज हम कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से अल्कोहल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने वाले हैं। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? वे सभी यौगिक जिनमें CO समूह पाया जाता है। इस समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। और वे सभी यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, उन यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह होता है। कीटोन कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें कार्बोनिल समूह होता है। एस्टर, इन सभी में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो ये सभी कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करना है। अपचयन करने वाले पदार्थों को अपचय कहा जाता है। इन सभी पदार्थों का उपयोग अपचयन में किया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कैसे करना है? अपचयन हाइड्रोजन के द्वारा करना है। ये सभी अपचायक पदार्थ है और ये हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनिल यौगिक के साथ जुड़कर उस कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करती है। इसमें एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है। तो आपको क्या करना है? पाई बंद को तोड़ना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। ऐसा करने पर अल्कोहल बनता है। इनमें से किसी भी पदार्थ का उपयोग अपचायक के रूप में किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करते हैं। अपचयन के लिए हाइड्रोजन गैस और निकल धातु या प्लेटिनम धातु या पैलेडियम धातु का उपयोग करते हैं। इन तीनों में से किसी एक धातु का उपयोग कर सकते हैं। इन धातुओं की विशेषता क्या है? ये तीनों धातुएं अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करती। हाइड्रोजन गैस के अणु इनकी सतह से चिपक जाते हैं। जब हाइड्रोजन गैस का एक अणु इनकी सतह से चिपकता है, मतलब इनकी सतह से जुड़ता है, तो अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध दुर्बल हो जाता है और सरलता से टूट जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु अलग हो जाते हैं। ये परमाणु सक्रिय परमाणु होते हैं, मतलब अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन निकल धातु या पैलेडियम धातु या प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करते हैं। अपचयन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन परमाणु इस डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। यहाँ पर एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है। पाई बंद सरलता से टूट जाता है और एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ जाता है
दूसरा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ जाता है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़ो और पाई बंध को तोड़ दो, तो क्या प्राप्त होता है? मेथेनॉल बनता है। CH3OH मेथेनॉल बनता है, जो 1 डिग्री अल्कोहल है। इनके स्थान पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस उत्प्रेरक का उपयोग कर सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु जब इनका उपयोग करते हैं तो साथ में ईथर की उपस्थिति में इनका अम्लीय जल अपघटन करना होता है। एसीटैल्डिहाइड एसीटैल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, पाई बंध को तोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, तो CH3CH2OH एथेनॉल बनता है। और यह 1 डिग्री अल्कोहल है। चलो कीटोन का अपचयन करते हैं। इस कीटोन का सामान्य नाम एसीटोन है। तो आपको क्या करना है? पाई बंध को तोड़ना है और ऑक्सीजन और कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ना है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ना है, जिसे हम लिख सकते हैं CH। तो क्या बनता है? 1 2 3 प्रोपेन। 1 2 2 पर क्रियात्मक समूह अल्कोहल होता है और अल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता है, तो प्रोपेन 2 ऑल बनता है। इस कार्बन की डिग्री 2 होती है, तो यह अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होता है। फॉर्मएल्डिहाइड हो या एसीटैल्डिहाइड हो या कोई सा भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया में 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता है, इस बात को याद रखना। एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनका उपयोग भी अपचायक के रूप में होता है, परंतु ये दोनों हाइड्राइड आयन देते, H- आयन देते, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहले तो इससे लिथियम का धन आयन अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड ये आयन अलग हो जाता है। उसके बाद यह आयन
हाइड्रोजन का एक ऋणायन देता है। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। एक एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यह बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से हाइड्राइड अलग हो जाता है। इसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इससे सोडियम धनायन अलग हो जाता है और बोरॉन टेट्राहाइड्राइड बनता है। बोरॉन टेट्राहाइड्राइड से एक हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन का ऋणायन अलग हो जाता है। तो ये दोनों अपचायक हाइड्रोजन का ऋणायन देते हैं, H- आयन देते हैं। H- आयन एल्डिहाइड या कीटोन पर किस तरह से अटैक करता है? H- आयन इस अपचायक के द्वारा दिया जाता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो ऑक्सीजन पर थोड़ा ऋण आवेश, कार्बन पर थोड़ा धन आवेश होता है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करता है। पाई बॉन्ड टूट जाता है और बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। अब हम इसका क्या करते हैं, ईथर की उपस्थिति में इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं। अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यह H+ आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, वह इस ऋणावेशित ऑक्सीजन पर अटैक करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से अल्कोहल बनाता है। तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड इनमें से किसी एक अपचायक का उपयोग करते हैं, तो उसके साथ हमें अम्लीय जल अपघटन भी करना होता है। अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करना होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन का ऋणायन कार्बन पर अटैक करता है, उसके बाद अम्ल से प्राप्त H+ आयन इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और एल्कोहल बनता है, H+H2। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब जल में अम्ल मिलाते हैं और अम्ल H+ आयन देता है, तो H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये जल के अणु के साथ जुड़ जाते हैं। जल के अणु में ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकती है और H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। तो ऑक्सीजन H+ आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देती है और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है। इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण हाइड्रोजन का धनावेश समाप्त हो जाता है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं H3O+। इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल के अंदर उपस्थित होते हैं, परंतु आप चाहे तो H+H2 लिख सकते हो और आप चाहे तो H3O+ लिख सकते हो। दोनों का मतलब है अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना करते हैं।
इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक होता है और यह दुर्बल अपचायक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एल्यूमिनियम और बोरॉन का परमाणु आकार। आवर्त सारणी के वर्ग 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम तत्व आते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बद्री, लाल, गंगवाल इन तलवंडी। वर्ग 13 के तत्वों को आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु आकार बड़ा होता है, बोरॉन का परमाणु आकार छोटा होता है। एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु आकार बड़ा है, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बोरॉन का परमाणु आकार छोटा है। इन दोनों में से किस बंध की लंबाई अधिक होगी? चूंकि एल्यूमिनियम का परमाणु आकार बड़ा होता है तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच दूरी अधिक होती है, इस बंध की लंबाई अधिक होती है, और जिस बंध की लंबाई अधिक होती है वह बंध दुर्बल होता है। बंध दुर्बल होता है, सरलता से टूट सकता है और सरलता से H- आयन एल्यूमिनियम से अलग हो जाता है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सरलता से H- आयन देता है, तो यह प्रबल अपचायक है। जबकि बोरॉन का परमाणु आकार छोटा होता है, बोरॉन और हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, बंध की लंबाई कम हो जाती है, और जिस बंध की लंबाई कम होती है वह बंध प्रबल बंध होता है, मजबूत होता है और सरलता से नहीं टूटता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सरलता से H- आयन नहीं दे पाता है। H- आयन देता तो है परंतु सरलता से नहीं देता है, तो यह दुर्बल अपचायक है और यह प्रबल अपचायक है। परंतु लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अपचायक है और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सस्ता अपचायक है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का अधिक उपयोग होता है, यह दुर्बल अपचायक है, फिर भी इसका उपयोग अधिक होता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, और इसका उपयोग कम होता है क्योंकि यह महंगा होता है। सोडियम प्लस एथेनॉल, इन दोनों का उपयोग करके कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन किया जा सकता है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़ते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। अभिक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है और धातुओं में इलेक्ट्रॉन देने का गुण होता है। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और धन आयन बनाता है। RCHO, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है तो इस पर थोड़ा ऋणावेश, इस पर थोड़ा धन आवेश होता है। पाई बंध दुर्बल होता है, सरलता से टूट जाता है, पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। चूंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है, दूसरा कार्बन का होता है, और जब बंध टूटता है दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन पर केवल एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो स्वयं का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है,
जो इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से इस ऑक्सीजन पर एक ऋण आवेश आ जाता है। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इस पर एक धन आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस कार्बन पर सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। तो कार्बन का धन आवेश समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से प्रदर्शित कर देते हैं। आगे क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को गिनो। कार्बन के आसपास 2, 2, 2 और 1 कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सोडियम का दूसरा परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है और यह इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एथेनॉल का नंबर आता है। हाइड्रोजन धनावेशित, ऑक्सीजन ऋणावेशित। OH बंध टूट जाता है। इन दोनों के बीच बना हुआ सहसंयोजक बंध टूट जाता है। H+ आयन अलग हो जाते हैं और ऐसे 2 H+ आयन ऑक्सीजन और कार्बन पर अटैक करते हैं और एल्कोहल बनाते हैं। यह इस अभिक्रिया की क्रियाविधि है। क्या आप बता सकते हो इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? नहीं बता सकते तो इसे ध्यान से समझना। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें से किसी एक धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनाता है। जब हाइड्रोजन में यह बंध टूटता है तो मुक्त मूलक बनते हैं और मुक्त मूलक इस डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं और इस डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। तो हमें कितने हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होगी? इस पाइबंद को तोड़ते हैं, दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इस पाइबंद को तोड़ते हैं और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। तो हमें कुल 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती। तो इस प्रथम अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? CH3, CH डबल बॉन्ड CH। पाइबंद को तोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ जोड़ देते हैं। पाइबंद को तोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। इसे हम CH2 लिख देते हैं। इसे भी हम CH2 लिख देते हैं। इसे हम सीधा कर देते हैं। तो क्या बनता है? 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पर ऑल, 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पर हम A लिख देते हैं। तो यह उत्पाद इस प्रथम अभिक्रिया का उत्पाद है। यहाँ पर हम B लिख देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों H- आयन देते हैं। H- दाता होते हैं। दोनों कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होती है। इस कार्बन का संकरण sp2 है, इसका भी संकरण sp2 है। दोनों समान प्रकार के कार्बन हैं तो दोनों की विद्युत ऋणता समान है। परंतु यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणता कम है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है। तो जब पाइबंद टूटता है तो ऑक्सीजन ऋणावेशित, कार्बन धनावेशित होता है। या ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन पर थोड़ा सा ऋणावेश और कार्बन पर थोड़ा सा धनावेश होगा।
तो H माइनस आयन केवल इस बंध पर अटैक करता है। चूंकि कार्बन पर धन आवेश है तो H माइनस आयन इस कार्बन पर अटैक करता है। और ऋणावेशित ऑक्सीजन पर जब हम अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो यह H प्लस आयन इस ऋणावेशित ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, CH2OH। दूसरी अभिक्रिया का उत्पाद है, परंतु इस बंध का अपचयन नहीं होता है क्योंकि दोनों कार्बन की विद्युत ऋणता समान होती है। तो यहाँ पर धनावेश ऋणावेश नहीं होता है। परंतु प्रथम अभिक्रिया में हाइड्रोजन के मुक्त मूलक बनते हैं और ये मुक्त मूलक इस डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। इस डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं तो दोनों बंधों पर अभिक्रिया होती है, दोनों का अपचयन होता है, तो ब्यूटेन 1 ऑल बनता है। और दूसरी अभिक्रिया में केवल इसका अपचयन होता है, तो क्या बनता है? 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से प्रारंभ, ब्यूट 2 इन, 1 ऑल। आप चाहे तो इस 2 को आगे लिख सकते हो और इनको इसमें जोड़ सकते हो, तो ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 ऑल। परंतु दोस्तों जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए मैथिल समूह को हटा देते हैं और यहाँ पर हम फेनिल समूह जोड़ देते हैं, इसके स्थान पर आप C6H5 भी लिख सकते हो, यह फेनिल समूह है। फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यह समूह जुड़ा होता है और आप इस यौगिक का अपचयन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा, और बाद में आप क्या करते हो, इसका ईथर की उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन करते हो, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं H3O+। अगर यहाँ पर फेनिल समूह नहीं होता तो केवल इस बंध का अपचयन होता, परंतु जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से फेनिल समूह जुड़ा होता है तो इस बंध का भी अपचयन होता है। मतलब यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हमें जोड़ना पड़ता है। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? CH डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देते हैं, एक इसके साथ जोड़ देते हैं, तो CH2 इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़कर इसे CH2 कर देते हैं और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं। इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद 1 2 3, यह क्रियात्मक समूह है और कार्बन को हम नंबर देते हैं तो क्रियात्मक समूह की ओर से देते हैं। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल, और यह पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी शाखा, इसका नाम शाखा के रूप में फेनिल होता है। तीसरे कार्बन पर फेनिल, तो यहाँ लिख देते हैं 3 फेनिल, प्रोपेन 1 ऑल। यदि फेनिल समूह नहीं होता तो इस बंध का अपचयन नहीं होता, तो मुख्य उत्पाद, यह मुख्य उत्पाद होता है।